Hello and so welcome back to Canvas Classes. Myself Paras Thakur and let's get started with the NCERT solution का डिस्कशन. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो सीरीज NCERT सॉल्यूशन की इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके बहुत काम आने वाली है. चलिए तो लेट्स गेट गोइंग. तो लास्ट क्लास में अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने कवर किया था. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है. सिंपल, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टिटॉल. तो लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने, ठीक है, कि क्लोरोजाइनोल एंड अल्फा टर्पिनियोल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हमारा डिटॉल बनता है. तो ये क्लोरोजाइनोल का फॉर्मूला है, मतलब स्ट्रक्चर है. तो बेंजीन के ऊपर एक OH और सिमिट्रिकली लेफ्ट में भी मिथाइल, राइट में मिथाइल और नीचे क्लोरो. ठीक है, तो आप इस तरह से सिमिट्री के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हो ना. लेफ्ट में मिथाइल है, राइट में मिथाइल है, ऊपर OH नीचे क्लोरीन है. और ये आपका अल्फा टर्पिनियोल थोड़ा डिफरेंट है, बट यस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है. चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. यस, स्किप हो गया था. व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन. लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि बचपन की बड़ी खतरनाक यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं. टिंचर ऑफ आयोडीन बहुत जलता है, ठीक है. तो आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है और इसका 2 से 3% सोल्यूशन जब हम बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, सॉरी अल्कोहल प्लस वाटर, हाँ नॉट ओनली एक्वस, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल की वजह से वो बहुत ज़्यादा जलता भी है. तो दैट इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन. और इसको आपके वुंड्स पे अप्लाई करते हैं. घाव कहीं कट गया, छिल गया, खेलते खेलते गिर गए, है ना, तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, सेप्टिक ना हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि भैया आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड. और जो बोरिक एसिड है, ये जो मेरे सिर के पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ. यस, जो बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड को भी हम उसका माइल्ड एज एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं अगर उसको पानी में घोल लिया जाए. तो कभी अगर कहीं कुछ ना मिला आपको एंटीसेप्टिक और माइल्ड एंटीसेप्टिक की ज़रूरत हो, तो आप बोरिक एसिड लेके उसको पानी में डिसॉल्व करके थोड़ा सा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के उसको आई वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर फूड प्रेजर्वेटिव्स. ये तो आई थिंक हर एक बच्चे को पता है कि खाने में जो हम भी पैक्ड फूड लेते हैं, आपको पता है कि अगर आप जूस अभी फ्रेश निकालेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो धीरे धीरे कड़वा होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना. तो उस डिग्रेडेशन, और जो आप बाजार से जूस लेके आते हो या कोई भी पैक्ड फूड लेके आते हैं, वो कई दिनों तक चलता है. तो ऐसा क्या आता है कि वो सड़ता क्यों नहीं है, जबकि फ्रेश फूड हमेशा बहुत जल्दी सड़ना स्टार्ट कर देता है. तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरियल या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, उसकी वजह से वो डिग्रेडेशन होती है, इसको आप बोलते हैं कि सड़ गया. ओके, उस ग्रोथ को हमें रोकना है. तो उसके लिए जो हम ऐड करते हैं सब्सटेंस, उनको बोलते हैं प्रेजर्वेटिव्स. और हर प्रेजर्वेटिव का एक लाइफ स्पैन होता है कि यार इतने दिन तक ये चल पड़ेगा. तो इस चीज़ को अगर आपने खोल दिया तो इतने दिन के अंदर आपको कंज्यूम करना है. इसको उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं. तो जनरली हम बोलते हैं ना कि प्रेजर्वेटिव डले होते हैं तो खाना नहीं चाहिए बाहर का खाना, क्योंकि वो प्रेजर्वेटिव अल्टीमेटली आपकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान तो पहुंचाते हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो पहुंचाएंगे. और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके इतनी सारी चीज़ें हम खा के वो नुकसान ओवरऑल बढ़ जाता है. ठीक है, तो एनसीईआरटी की पूरी पूरी कहानी इसके ऊपर क्या है वो देख लेते हैं. देखिए, केमिकल्स आर एडिड टू फूड. पहला पॉइंट उसकी प्रेजर्वेशन के लिए, ताकि वो खराब ना हो. सेकंड, एनहांसिंग देयर अपील, अच्छा दिखे, है ना, कलरफुल बढ़िया कलर्स ऐड किए जाते हैं. अब आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं भैया, उनका कलर वैसा बनाया जाता है ना, कुछ कलर्स ऐड करके. तो कलरिंग सब्सटेंस, जो आप केक खाते हैं उसके कुछ कलर्स होते हैं, राइट. तो अपील को इंप्रूव करने के लिए भी. देन एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम. वो तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बट आप बोलते हैं ना बॉर्नवीटा में ये है, उसमें वो है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए. तो ये हो गए जो आप चीज़ें ऐड करते हो खाने में. ठीक है, तो मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स क्या क्या है भैया. फूड कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, है ना. जैसे कोई अब जूस है, बड़ा कड़वा बड़ा खराब है, तो वो आप पी लो, उसके लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें डाला जाएगा. ठीक है. देन फैट एमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, ताकि जो फैट है वो एमल्शन में रहे. ऐसा ना हो कि वो फैट अलग से सेटल डाउन कर जाए नीचे, ऊपर ऊपर पानी पानी रह गया, फैट नीचे सेटल कर गया, तो वो घुला रहे, है ना, स्टेबलाइज करके रहे उसको. देन फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स, ब्लीचेस, एंटीऑक्सीडेंट, प्रेजर्वेटिव, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ये सारे के सारे हो गए आपके भी जो एडिटिव्स होते हैं. ओके, तो चलिए अभी इनमें से बात करते हैं. हमारे जो मेन फूड प्रेजर्वेटिव की बात थी, तो प्रेजर्वेटिव का काम क्या होता है.
खाने को डिकम्पोज होने से रोकना है, ठीक है। तो प्रेजर्वेटिव में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग, या तो रोक देगा, ठीक है, और अरेस्टिंग, ठीक है, जितना चल रहा है उसको वहां पे स्टॉप करेगा। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन और एनी अदर डिकम्पोजिशन फूड, तो उसको बोलते हैं प्रेजर्वेटिव। तो फूड प्रेजर्वेटिव्स ये हमारे, देखिए अब ये बात होती है ना, मतलब और कुछ होना हो, अब आपको सुनाई दिया कि नहीं, इसको सुनाई दिया, अब चलो मैं इसके फिर से नाम नहीं लूंगा, ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। नाउ फूड प्रेजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ, है ना। अब क्या क्या है, अब जैसे भैया आप अचार घर में मम्मी डालते होंगे ना, ठीक है, दादी नानी, अचार बढ़िया बनता है। अचार के साथ और भी अब जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, पता ना कि मीठे में चाशनी में कुछ रखा होता है, तो जैसे मुरब्बा होता है ना। अब यार मेरे को मैं थोड़ा मूड कर रहा है अभी तो देखिए चीनी में कुछ आप डाल दें, ठीक है, चाशनी बना के उसमें, तो वो भी आपका एज अ प्रेजर्वेटिव काम करता है। सॉल्ट एज अ प्रेजर्वेटिव काम करता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जो ये अचार डालते हैं उसमें आपके प्रेजर्वेटिव होते हैं, तो सालों साल चलता है अचार, कितना पुराना हो उसकी उतनी वैल्यू होती है, राइट। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेजर्वेटिव वो क्या है, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट कर लो, बेंजोइक एसिड यूज कर लो, ये हैं। तो सोडियम बेंजोएट यूज इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी। सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड। इसके अलावा विनेगर, सिरका, अब ढाबे में खाना खाया होगा तो आपको सिरके की वैल्यू पता भी होगी, ठीक है, तो अचार में वो भी डलता है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम बेंजोइक एसिड, आप सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हो और वो बेटर है। अगर आप बेंजोइक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड को कंपेयर करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ बेटर प्रेजर्वेटिव टू स्टॉप द बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग। ओके, तो अब तो प्रेजर्वेटिव याद हो गए, तो अगली बार अचार बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर देना मम्मी की, ठीक है। चलिए 16th, व्हाट इज द यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड, sorry, why is the use of aspartame limited to the cold foods and drinks? aspartame एक artificial sweetener है, okay, clear, and it is most successful and widely used artificial sweetener। इसके ऊपर जेईई मेन में क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, तो आपको पूछा जा सकता है फिर से, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका एस्पार्टिक एसिड पार्ट ये है और इसका फिनाइल एनिलिन एलानिन, हाँ नॉट एनिलिन, एलानिन पार्ट ये है, ठीक है, मिथाइल एस्टर। तो बेटा अब ये तो प्रैक्टिस करके याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बट कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, जैसे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि क्लोरोफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल का क्वेश्चन आया था जेई में, उसमें कितने कायरल सेंटर हैं। मान लो आपको एस्पार्टेम का पूछे कितने कायरल सेंटर हैं, कितने कार्बन है, कुछ भी आ सकता है ना। तो जो एनसीईआरटी में दिया वो तो रटना है अपने को। तो ये क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। गन्ने से जो आपकी शुगर जो बनती है उससे 100 गुना ज्यादा स्वीट है ये। तो इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। एंड यूज कहां करते हैं इसका, कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन्हीं में। गर्म में क्यों नहीं, नॉर्मल खाने में, गाजर का हलवा बनाने में क्यों नहीं डालेंगे इसको, बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, डिकम्पोज कर जाता है। तो गाजर का हलवा बनाने में एस्पार्टेम डालना अच्छी बात नहीं होगी, बट हाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडी मतलब कोल्ड कॉफी बनानी है वहां पर आप इसको डाल सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन 17th, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अरे भैया जो नेचुरल नहीं है यार वो आर्टिफिशियल है, सीधी सी बात है ना। तो नेचुरल स्वीटनर आपके क्या है, जैसे सुक्रोस है, सुक्रोज, अरे यार मोटापा, चीनी कम खानी है ना, वो देखे ना जो डायबिटिक होती है, तो दे हैव टू रिड्यूस देयर इनटेक ऑफ शुगर। तो ये जो नेचुरल स्वीटनर है लाइक सुक्रोज, इट एड्स टू कैलोरी इनटेक, और हमें तब तो मोटापा घटाने का कैलोरी इनटेक को कम करना है ना। देयरफॉर मेनी पीपल प्रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। वो क्या करता है, देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टिन की बात कर रहे थे, वो केन शुगर से 100 गुना ज्यादा स्वीट है, मतलब उसकी कम क्वांटिटी चाहिए होगी, उतनी ही स्वीटनेस, उतनी ही मिठास लाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो कम चाहिए होगी, तो दैट इज अ बेटर डील ना। तो इसलिए आजकल लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करना प्रेफर करते हैं, जैसे ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड, ऑल्सो कॉल्ड सेक्रिन, ठीक है, इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये काफी ज्यादा मतलब जैसे एस्पार्टेम आपका 100 टाइम्स था ना, ये 550 गुना है स्वीट देन केन शुगर, ठीक है।
और अब चलो इसकी बाकी की कहानी तुम कर लेना। आई थिंक ज़्यादा की कहानी तो कोई नहीं पूछेगा, बट ये पता होना चाहिए कि सैकरिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 550 गुना ज़्यादा स्वीट है ये। और इनकी अगर हम टेबल देखें कौन कौन है, एस्पार्टेम ये स्ट्रक्चर आ गया 100 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, सैकरिन 550 है, और सुक्रोलोस ये 600 है भैया, बहुत ज्यादा मीठा हो गया। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर देख लेना इसके। 18 क्वेश्चन, नेम द स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर अ डायबिटिक। तो भैया आप सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक के लिए। ओके, याद रहेगा। चलो 19, व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज इन यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए एलिटेम एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है इज हाई पोटेंसी स्वीटनर, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस इज डिफिकल्ट, कि कितना सा डालने से कितनी मिठास, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मिठास कर देगा तो उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल्का सा भी ज्यादा पड़ गया तो इतना मीठा हो जाएगा, इतना मीठा हो जाएगा कि तुम समझ गए ना कितना मीठा हो जाएगा। यस, तो स्वीटनेस को कंट्रोल करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए 20th क्वेश्चन, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप्स। भैया देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं, अरे आपको पता है यार वो हार्ड वाटर के साथ भी झाग दे देते हैं, और नॉर्मल जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देता, सीधी सी बात है। चलिए तो इसकी कहानी सुन लेते हैं। दे कैन बी यूज इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन एसिडिक सॉल्यूशन, दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो बड़े वर्सेटाइल हैं। द रीजन बीइंग दैट सल्फोनिक एसिड्स जो कि आपका डिटर्जेंट में होता है, एंड देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो कि बनेगा, है ना, पानी में आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं डिजॉल्व। तो जब आपका डिटर्जेंट उस पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो द सल्फोनिक एसिड्स एंड देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो बनते हैं हार्ड वाटर से रिएक्ट करके, दे डू नॉट फॉर्म, मतलब वो स्कम नहीं बनाते, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो झाग दे देता है आराम से। जबकि जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉल्ट क्या है बोल रहा हूँ, सोप्स क्या है, सोप ये साबुन क्या है, साबुन आर द सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, राइट। तो उनके जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये आपका सोप है, ये आपका डिटर्जेंट है, ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। देखिए ये आपका सोप स्कम है, दिस इज कॉल्ड सोप स्कम। आपने देखा होगा ना काफी दिन तक अगर वॉश बेसिन को हम साफ नहीं करें, धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर ये जम जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ धो रहे हो सारी चीजें, तो वो जो हार्ड वाटर है, सोप जब उसके साथ कंबाइन करेगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनेंगे उसमें, वो यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, और यह एक वो लेयर सी बन जाती है जिससे आपका वॉश बेसिन बहुत गंदा दिखता है, और गालियाँ भी पड़ती हैं घर वालों से, सफाई नहीं करते हो तुम लोग। ठीक है, तो बैचलर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर एक दिन सफाई अभियान शुरू होता है और घिस घिस के पूरे सफाई होती है, और उसके फिर से ये चमक जाता है। तो ये होता है सोप स्कम, जो हार्ड वाटर और सोप के बीच में इंटरेक्शन से इनसॉल्युबल जो पार्ट बनता है उसके डिपॉजिट होने से बनता है, राइट। चलिए तो 20 क्वेश्चन तक डन करते हैं। आगे के नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले सेशन में करेंगे, तो लाइक शेयर कर देना है। और इसको शेयर कैसे करना है अभी, हैशटैग कैनवस क्लासेस, तो डू टेल और द फ्रेंड्स, सबको बता दीजिए कि कैनवस क्लासेस इज बैक, एंड सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मजेदार कहानी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसको पढ़ लें और अच्छे नंबर ले आए। चलिए थैंक यू, बाय।